डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जी हाँ, इसके पहले ये चैप्टर मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि सारे लेक्चर आपने अटेंड कर लिए होंगे और अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं करे हैं तो फटाफट से जाइए और बाकी के लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए। अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो किसकी बारी आती है? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी कि आपके जो अभ्यासगत प्रश्नोत्तर हैं उनकी बारी आती है। तो आज हम वही सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम कई सारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में उपलब्ध करवाते हैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। और जिन स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है उन सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। ऑलराइट, तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनते हैं भाई? यहीं से बनते हैं आपके पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, अभ्यास एक्सरसाइज की बात करें तो देखें, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको। क्या बात कही गई है? दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू अभी आपसे पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताना है कमेंट में, क्योंकि ये चैप्टर तो आपने पूरा पढ़ ही लिया है। तो आइए देखें, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? क्या बात की गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ऑप्शन ए है सिलचर, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी है मासिमराम और ऑप्शन डी है गुवाहाटी। ऑलराइट, क्लियर है? सवाल क्लियर? अब भाई क्लियरली जवाब भी बता देना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी। क्या लगता है आपको, भारत की इन 4 जगहों में से किस जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तेजी से बताना है भाई। सभी के कमेंट आने लगे भाई, सभी को आंसर याद आ गया? कंफ्यूजन तो हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा इस सवाल में, ये बात तय है। कंफ्यूजन को दूर किया जाए, आंसर देखा जाए। आ जाओ भी। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर है मासिमराम। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा चेरापूंजी और मासिमराम में, लेकिन हम याद कर लो कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिमराम में होती है। कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। और मासिमराम कहाँ है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? पढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बता दो जल्दी से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में जो पवनें बहा करती हैं उनको क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं, क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें या लू या इनमें से कोई नहीं? ए बी सी डी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लगता है? अगर लेक्चर अटेंड किया है तो बनेगा, पक्का बनेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक फॉर्मेट में आगे बढ़ना है आपको भी। जिस फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ाती हूँ, पहले चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ एक एक पार्ट, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और आपको क्या चाहिए कि सीधा सॉल्यूशन मिल जाए, तो बिना मेहनत के सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखें आंसर। इसका आंसर बनता है लू। उत्तर के मैदानों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक। तीसरा सवाल है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? क्या पूछा गया है? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या फिर अगस्त के प्रारंभ में? तो जल्दी से बताएं, क्या लगता है आपको, भारत में मानसून कब आता है? कब होती है वेलकमिंग मानसून की? मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में? बताओ। बहुत आसान सवाल है,
ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर अटेंड किया हो तभी ये बात आपसे बनेगी, ठीक है। लेक्चर अटेंड नहीं किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सोचोगे कि भाई बारिश कब शुरू होती है, कब गर्मी खत्म होते ही पहला अनुभव होता है बारिश का, कब बूंदें गिरती हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो देखें, इसका सही आंसर है जून के प्रारंभ में। जी हाँ, जून के प्रारंभ में जो है भारत में मानसून का आगमन होता है। कहां से होता है, कहां से होता है? प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से कब 1 जून को कुछ इस तरीके से मानसून का आगमन होता है। ऑलराइट, चलिए अब देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। बताओ भाई, शीत ऋतु में क्या होता है, क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है गर्म दिन व गर्म रातें, गर्म दिन व ठंडी रातें, ठंडा दिन व ठंडी रातें, ठंडा दिन व गर्म रातें। बताओ भाई, दिन गर्म होते हैं या रातें गर्म होती हैं, ठीक है, या फिर गर्म दिन और ठंडी रातें होती हैं, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन गर्म रातें। क्या होता है शीत ऋतु में? ठंड के दिनों में आपको क्या महसूस होता है? शीत ऋतु यानी कि ठंड का मौसम, ठीक है। ठंड के मौसम में आपको क्या फील होता है? बताओ जल्दी से। दिन में कैसा लगता है, रात में ज्यादा ठंडी लगती है, कम ठंडी लगती है, क्या लगता है? देखा जाए तो शीत ऋतु में गर्म दिन होते हैं और ठंडी रातें होती हैं। दिन में धूप निकलती है, धूप बड़ी अच्छी लगती है, और रातें ज्यादा ठंडी होती हैं। अगला सवाल, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या पूछा गया है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखें भाई, संक्षेप में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। दूसरे सवाल का पहला सवाल है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व जल्दी से बता दो। चैप्टर की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी टॉपिक से हुई थी, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो बता दें भाई जल्दी से, ए बी सी डी, क्या लगता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक? देखा जाए, चलिए तो देखें क्या है आंसर। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं, और सारे कारक तब बताए गए थे आपको जब ये चैप्टर चालू किया था, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है? संक्षेप में पूछा गया है, तो हमें सिर्फ नाम लिखना है, इसकी व्याख्या नहीं करनी है कि अक्षांश किस तरीके से प्रभावित करता है, या ऊंचाई, या फिर अन्य कारक किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हम कैसे बात करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे इस आंसर को, इस तरीके के आप जो 6 कारक हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 6 कारकों के नाम याद होने चाहिए, जैसे कि अक्षांश, तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसे फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट भी कई तरीके से बन सकता है, जैसे कि आपने एक गोला बनाया, ठीक है, 6 कारक हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगे आपके, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद दूसरा तरीका है, भाई हमने गिना कि 6 कारक हैं, हमें 6 कारक याद हैं, 6 एलिमेंट याद हैं, तो इस तरीके का आपने डायग्राम बना लिया और देखा भाई 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अगर आपको 5 ही याद हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, 5 लिख देंगे। ऑलराइट, तो यानी कि सीधी सी बात है, कुछ कुछ आंसर हम क्रिएटिव वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी लिखने में मजा आए और कॉपी चेक करने वाले को भी मजा आए। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक। फिर देखें, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? क्या पूछा गया है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो देखें, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है क्योंकि भारत की जलवायु मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारत की जलवायु किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मानसून पवनों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब जिस देश में मानसूनी पवनें चला करेंगी तो उस देश की जलवायु कैसी रहेगी? मानसूनी रहेगी, जो कि 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण तक सीमित है। कहां से कहां तक? 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण तक सीमित है। ऑलराइट, चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है?
क्या बात की गई है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है। तीसरा सवाल है संक्षेप में उत्तर लिखना है, यानी कि बहुत ही शॉर्टकट में आंसर लिखना है। वो जगह बता देनी है आपको कि जिस क्षेत्र में दैनिक तापमान यानी कि दिन का तापमान, दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं इसको भी। देखें, भारतीय मरुस्थल की हम बात करें तो भारतीय मरुस्थल कहाँ है भाई, किस राज्य में है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल राजस्थान। कौन सा राज्य है वो, राजस्थान। ऑलराइट, तो भारतीय मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। ऑलराइट, क्लियर है ये बात। तो भारतीय मरुस्थल जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित होता है, कहां पर, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित होता है। देख लेते हैं कहां है उत्तर पश्चिम में भारतीय मरुस्थल की स्थिति। ठीक, ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, ये हो गई आपकी पूर्व दिशा और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। ऑलराइट, क्लियर है। तो भारतीय मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, उत्तर पश्चिम, यहाँ पर है भारतीय मरुस्थल राजस्थान। यहाँ पर इसकी अरावली की पहाड़ियां हैं। ये कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, राजस्थान का ये क्षेत्र है। कौन सी दिशा हुई, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा है। ऑलराइट, तो भारतीय मरुस्थल जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, वहां पर दैनिक तापमान अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि अब क्यों होता है ये भी पूछा गया था कि किस भाग में होता है और क्यों होता है, तो इसको भी जान लेते हैं। क्यों, क्योंकि मरुस्थलीय इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, वहां की जलवायु शुष्क है। ठीक है, नमी नहीं है वहां पर, तो क्या होगा, वहां पर क्या पाई जाती है, मरुस्थल रेगिस्तान यानी कि रेत पाई जाती है। और रेत दिन के समय जब रेत को सूरज की रोशनी मिलेगी तो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये पूरा इलाका रेतीला है, पूरा इलाका मरुस्थलीय है, तो दिन के समय सूरज की रोशनी से वो रेत जो है ज्यादा तप जाती है, गर्म हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान में, भारतीय मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है। ऑलराइट, चलिए अब देखें, चौथा सवाल है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। बताओ भैया, मालाबार तट कहाँ है, मालाबार तट पता है सभी को, पता है सभी को, मालाबार तट यहाँ है ना। ये जो तट है किस नाम से जाना जाता है, ये जो भाग है, ये जो भाग है किस नाम से जाना जाता है भाई, ये जाना जाता है आपके मालाबार तट। ऑलराइट, क्लियर है। तो किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, जान लेते हैं इसको भी। तो किसके कारण, दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। किन पवनों के कारण, दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण। ये रही आपकी ऊपर की तरफ उत्तर दिशा। ठीक, ऊपर की तरफ आपकी होगी उत्तर दिशा, या बीच में ऐसा कुछ बना लें अपन। ठीक है, ये है आपका क्या, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम इलाका कौन सा हुआ, ये वाला, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण किस तट पर, मालाबार तट पर बारिश होती है। ऑलराइट, क्लियर। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई समस्या, जल्दी से कमेंट करके बताना है। और हाँ जी, अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो तेजी से जल्दी से लाइक शेयर भी कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा, वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है मानसून क्या होता है। तो सबसे पहले मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। अगर मानसून रुक जाता है तो उससे आप क्या समझते हैं। तो चलो भाई देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है, पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट क्या है कि मानसून को परिभाषित करें। तो देखें, वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। पहली बात क्या है, वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को, किसको, वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। और मानसून विराम की हम बात करें तो मानसून विराम में एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक ही होती है, फिर धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है और मानसून रुकने लगता है, वापस लौटने लगता है। और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो शुरू में 4 दिन बारिश हुई, फिर 2 दिन बारिश नहीं हुई, शुरू में 4 दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश नहीं हुई, फिर 1 दिन फिर से बारिश हो गई, ठीक है। इस तरीके से हफ्ता निकल गया, दूसरा हफ्ता चालू हुआ, ठीक है। 1 दिन मान लो बारिश नहीं हुई, फिर 2 दिन बारिश हुई, फिर 3 दिन मान लो बारिश नहीं हुई, फिर से बारिश हुई। क्लियर हो रही है बात? तो ये क्या है, ये जो समय है, ये जो समय है, ये क्या है, ये है आपका मानसून अंतराल या वर्षा रहित अंतराल, ठीक है। वर्षा रहित अंतराल, उन दिनों बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। ये विराम मानसूनी गर्त की स्थिति से संबंधित होते हैं, ठीक है। यानी कि मानसून बारिश नहीं हो रही है और गर्त की स्थिति क्या होती है, यानी कि नीचे जाना। ये देखें ग्राफ, तो यहाँ पर बारिश हो रही है, फिर इन 2 दिनों में बारिश नहीं हुई, फिर ग्राफ ऊंचा गया तो 1 दिन बारिश हुई, फिर 1 दिन फिर बारिश नहीं हुई, फिर 2 दिन हुई, फिर 3 दिन नहीं हुई। बात आ रही समझ में? तो मानसून विराम क्या है, मानसून विराम यानी कि बारिश का ना होना, रुक रुक करके होना। ऑलराइट, चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। क्या पूछा गया है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था और चैप्टर का आखिरी टॉपिक था मानसून एकता का परिचायक, वही बात यहाँ पर कही गई है, एक सूत्र में बांधना यानी कि एकता की बात हो रही है। तो मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, या मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है। ऑलराइट, अब देखें क्यों कहा जाता है। तो निम्नलिखित कारणों से मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। देखें, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके वनस्पति और जीव आदि मानसून से प्रभावित हैं। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य की बात करें हम, चाहे हमारे भारत की वनस्पति हो, जीव जंतु हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, छोटे से छोटी घास से लेकर बड़े से बड़ा बरगद तक का वृक्ष हो, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक की बात हो, मनुष्यों की बात हो, ठीक है, सभी मानसून से प्रभावित होते हैं। फसलें कैसे अच्छी उगती हैं, अगर बारिश अच्छी हो जाए, ठीक है, उनको पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाए। मानव जीवन कैसे चलता है, पानी से चलता है। पानी कैसे मिलेगा, जब बारिश होगी, बारिश यानी कि जब मानसून आएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और ये मानसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। अगर कृषि क्रिया अच्छे से नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं आई, पानी नहीं गिरा, तो फसल अच्छी आएगी कैसे, और फसल अच्छी नहीं आई तो भाई आर्थिक हानि है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, जीव जंतु कैसे जी पाएंगे। सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, बारिश पर डिपेंड कर रही हैं। तो ये मानसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। ऑलराइट, और कृषि चक्र से संबंधित त्योहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। क्या बात कही गई है, कृषि चक्र से संबंधित जितने भी त्योहार हैं वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उनके उत्सव का समय मानसून तय करता है। कृषि से संबंधित जितने भी त्योहार हैं, जैसे कि हम बात करें तो जब दिवाली का त्योहार आता है तब कौन सी फसल कटती है, खरीफ की फसल कटती है, ठीक है। होली का समय आता है तो रबी की फसल कटने का समय हो चला होता है। तो हर एक त्योहार हर एक फसल के कटने से संबंधित है कि नहीं है, और हर एक त्योहार का समय भी निश्चित है। हर एक मौसम के अनुसार, हर एक ऋतु के अनुसार फसल भी आती है और त्योहार भी उसी तरीके से आते हैं। ऑलराइट, तो इतने सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानसून एकता का परिचायक है या मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। ऑलराइट, चलिए
अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? क्या पूछा गया है? उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो जाने इसको भी, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, ये है आपका उत्तर भारत। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ऊपर की ओर अपन उत्तर भारत बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें भारत का स्वरूप दिखाई देता है, और ठीक है, थोड़ा और अच्छा बन सकता है ये। हाँ जी, ठीक। अब ये दिशा है आपकी पूर्व और ये दिशा है आपकी पश्चिम, क्लियर। और ये है अपना क्या, उत्तर भारत है। ये क्या है, उत्तर भारत है। हमसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता है, वर्षा की मात्रा कम क्यों होती जाती है? पूर्व में ज्यादा होती है और पश्चिम की तरफ अपन देखें तो राजस्थान का इलाका देखें, ठीक है, गुजरात का कुछ भाग देखें, पंजाब हरियाणा की कुछ भाग देखें तो यहाँ पर बारिश कम होती है। ऑलराइट, और पूर्व में हम देखें तो भाई मेघालय की हम बात करें, बारिश ही बारिश होती है वहां पर, ठीक है। तो जितने भी ये गंगा के मैदान की तरफ के राज्य हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान की तरफ राज्य है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब देखें तो इसका आंसर क्या बनता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, मानसून की 2 शाखाएं होती हैं। एक तो होती है आपकी कौन सी शाखा, पश्चिम में जो होती है वो होती है अरब सागर शाखा, और पूर्व में जो होती है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पहले बंगाल की खाड़ी की शाखा की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अत्यधिक मात्रा में नमी लिए हुए, क्या बात कही गई है, अत्यधिक मात्रा में नमी लिए हुए उत्तर पूर्व की ओर चलती है। यहां से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है कुछ इस तरीके से प्रवेश करती है, ठीक है। तो क्या बात की गई, बंगाल की खाड़ी की शाखा अत्यधिक मात्रा में नमी लिए हुए कहां चलती है, उत्तर पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है, ये जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है भारत का, जो उत्तर, ये मिट गया है, ठीक है। तो भारत का जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर उस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो उत्तर पूर्व की तरफ ही जाती है, ठीक है, वहां पर हवाएं जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि जिस दिशा में हवाएं जाएंगी, मानसूनी हवाएं जाएंगी, उस क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होगी, ठीक। और जैसे जैसे वे पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं, फिर यहां से टर्न होकर ये हवाएं कुछ ऐसी जाती हैं, और जैसे ही ये पश्चिम की ओर मुड़ा करती हैं, पश्चिम की ओर जाती हैं, तो उनकी नमी घटती जाती है, यानी कि वायु में नमी की मात्रा, मानसूनी हवाओं में नमी की मात्रा कम होती जाती है, आर्द्रता कम होती जाती है, जिससे पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जब यहाँ पर मुड़ी वही पवन है तो नमी की मात्रा कम हुई, और नमी की मात्रा कम हुई तो पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा भी कम होगी। ऑलराइट, सिंपल। तो कैसे लिखना है इसको, कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है? सवाल क्या पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश कम क्यों होती है। तो पूर्व में कौन सी शाखा से बारिश हो रही है, कौन सी शाखा से मानसून प्रवेश कर रहा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ठीक है। कौन सी शाखा है ये, बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जैसे ही मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं तो वो उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं और इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती हैं, और जैसे ही वो पश्चिम की तरफ मुड़ती हैं तो उस वायु में उन हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, कम होती जाती है। ऑलराइट, क्लियर बनेगा। चलिए बढ़े फिर आगे। अब देखें, कारण बताना है, क्या कारण बताना है देख लेते हैं भाई। तो पहला आपसे पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। क्या पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। देखो,
वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में वायु दाब के अंतर के कारण होता है। कैसे? वायु दाब में अंतर के कारण। अब भारतीय उपमहाद्वीप में वायु दाब की दिशा में मौसमी परिवर्तन लाने में एल नीनो प्रमुख भूमिका निभाता है। और एल नीनो कैसी धाराएं होती हैं? गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है, गर्म धाराएं होती हैं, ये गर्म हवाएं होती हैं। ठीक है, तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन भारतीय महाद्वीप में वायु दाब में अंतर के कारण होता है कि कहीं पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र होगा तो कहीं पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा। उच्च वायु दाब का क्षेत्र यानी कि थोड़ा ठंडा क्षेत्र है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र यानी कि उसकी सतह गर्म है। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन किसके कारण होगा? एल नीनो के कारण होगा, जो कि एक गर्म धारा है। ठीक है, चलिए दूसरा कारण पूछा है आपसे, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। कुछ ही महीनों में ज्यादा वर्षा हो जाती है, बाकी के महीने ऐसे ही रह जाते हैं। आखिर क्यों? ठीक है, कारण पूछा है यानी कि क्यों होता है ऐसा। तो बताओ भाई, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है? तो देखें, मानसून जून के पहले सप्ताह से शुरू होता है और काफी तीव्र प्रगति कर मध्य जुलाई तक लगभग पूरे देश में पहुंच जाती है। मानसूनी पवनें कहां से शुरू होती हैं? किस महीने से शुरू होती हैं? जून से शुरू होती हैं। जून के पहले सप्ताह से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं? प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से मानसूनी हवाएं शुरू होती हैं और लगभग कब तक? 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती हैं, पूरे भारत में पहुंच जाती हैं मध्य जुलाई तक। और भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, मुख्य रूप से अगस्त से जून के महीने में, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक जगह पर ये पवनें जाया करती हैं आगे। ठीक है, और फिर मानसून जो है लौटना भी चालू कर देता है। जैसे कि इस क्षेत्र में अभी बारिश हो रही है, यहाँ से मानसून ने लौटना चालू किया, अब इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तक मानसून आया, फिर यहाँ से लौटा तो इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ तक आया, यहाँ से लौटा, इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की यानी कि अलग अलग मात्रा में बारिश होती है और कुछ ही महीनों में अधिकतर बारिश होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। जी हाँ, तमिलनाडु का जो तट है, कोरोमंडल तट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर शीत ऋतु में बारिश होती है। क्यों होती है? मतलब वहां पर अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के आसपास जो है बारिश होती है, शीत ऋतु में होती है। क्यों होती है? तो चलिए जानते हैं उसको भी। देखें, निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होने के कारण, क्या बात की गई है? निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होने के कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्या पूछा है? तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? ये हो गया आपका तमिलनाडु का तट। ठीक है, यहां पर है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो निम्न दाब वाली अवस्था जो है ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होने के कारण, ठीक है, निम्न दाब की अवस्था कहां बन जाती है? बंगाल की खाड़ी पर बन जाती है। ठीक है, तो इसी के कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में बारिश होती है। ऑलराइट, चलिए अब देखें, चौथा सवाल है, चौथा कारण है, आपसे पूछा गया है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। क्या बताया गया कि पूर्वी तट का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां पर प्रायः चक्रवात आते हैं। तो क्यों आते हैं पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में चक्रवात? तो चलिए जानते हैं। ये देखें, पूर्वी तट का डेल्टा वाला क्षेत्र ये रहा आपका पूर्वी तट। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है। जी हाँ, यहां पर क्या है? ये पूर्वी तट है आपका। ठीक है, और ये है आपका बंगाल की खाड़ी वाला इलाका। कौन सा इलाका है?
बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है। तो बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है। कैसा केंद्र है? विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र, क्योंकि यहाँ पर दाब में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वहां हमेशा चक्रवात के विकास का एक मौका मिलता है। अब चक्रवात क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिएगा। हमसे पूछा गया है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते रहते हैं, और हमसे ये भी बताया गया है, कारण स्वरूप ये बताया गया है कि वहां पर दाब परिवर्तन होता रहता है। तो दाब कैसे परिवर्तित होता है, चक्रवात कैसे वहां पर उत्पन्न होता है? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात में सबसे पहले हम दाब की बात करें तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। क्या होता है? चक्रवात में निम्न दाब का केंद्र होता है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो है बीच का जो बिंदु है, सेंटर पॉइंट जो है वो कैसा है? यहां पर निम्न दाब का केंद्र है। ठीक है, ये है सेंटर में निम्न दाब है। ठीक, निम्न दाब है, और इसके बाहर कैसा है? उच्च दाब का, उच्च दाब है। इसके बाहर की हम बात करें तो बाहर क्या दिखाई देता है? बाहर हमें उच्च दाब दिखाई देता है। अब हम बात करें हवा की, यानी कि पवन की, तो पवनें कहां से कहां बहती हैं? निम्न दाब और उच्च दाब की हम बात करें कि दो स्थितियां हैं आपके पास, एक निम्न दाब एक उच्च दाब। अब हवा चल रही है वहां पर, तो हवा क्या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाएगी या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी? तो हवा जाती है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ये उच्च दाब का है। अब हवा कैसी जा रही है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हवा बहेगी भाई साहब। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब के केंद्र की ओर जाएगी। तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात होता है निम्न दाब का केंद्र, और चक्रवात में हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रही हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो बंगाल की खाड़ी जो है विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है, इसीलिए यहां हमेशा चक्रवात के विकास का एक मौका है, और इस कारण पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते ही रहते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां पर क्या होगा? दाब परिवर्तन होता रहता है, तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं इस क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसीलिए पूर्वी तट पर चक्रवात आते रहते हैं। क्लियर? जैसे कि हम बात करें पूर्वी तट के राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की बात करें, और किसकी बात करें? उड़ीसा की बात करें, और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहां पर चक्रवात आते ही रहते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला कारण पूछा गया है आपसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है? राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, पश्चिमी भाग की बात हो रही है। यहां से हम बात करें तो ये रहा आपका गुजरात वाला भाग। ठीक है, ये कौन सा भाग रहा आपका? ये रहा आपका गुजरात का भाग। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से जाएं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको राजस्थान का क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। कैसे है, क्यों है? तो चलिए जानते हैं। तो देखें, कुछ भाग जो है, यहाँ का जो कुछ भाग है, गुजरात राजस्थान का जो भाग है वो किसमें आता है? ये क्या है आपका? ये है आपका अरावली पर्वत। यहां से कुछ इस तरीके से स्थिति बनेगी। ये कौन सा पर्वत है आपका? ये है आपका अरावली पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे अरावली पर्वत है, सभी जानते हैं। तो कुछ भाग, इस क्षेत्र का कुछ भाग अरावली की बारिश छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है। अब अरावली पर्वत है तो मानसूनी हवाएं जो हैं यहाँ तक पहुंचती तो हैं, लेकिन अरावली पर्वत से वो रुक जाती हैं। इस कारण से ये जो भाग है यहाँ का वो किस में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। किस में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, क्योंकि पर्वत यहीं पर बारिश करा लेता है, आगे उन हवाओं को बढ़ने ही नहीं देता। ठीक है, यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र आता है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, इसलिए ये क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ जी, तो देखें
क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी के सामने कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता को उदाहरण सहित समझाएं। भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है? जैसे ही क्षेत्र अलग होता है, जलवायु चेंज हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। उसको आपको उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए देखें, भारत की जलवायु परिस्थितियों में क्षेत्रीय भिन्नता है, बिल्कुल है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु है। तापमान और वर्षण, वर्षण यानी कि वर्षा, बारिश। तो तापमान और वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में भिन्न है। एक जगह कुछ तापमान रहता है तो दूसरी जगह कुछ तापमान रहता है। एक ही मौसम में अलग अलग जगह अलग अलग तापमान होता है। बारिश के मौसम में भी अलग अलग जगह अलग अलग बारिश होती है, यानी कि मात्रा में अलग अलग बारिश होती है। हम देखें तो पूर्वी भारत की हम बात करें, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, वहीं हम राजस्थान के इलाकों की बात करें, पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर बहुत कम वर्षा होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। आखिर इस तरीके की मौसम में भिन्नता या जलवायु में भिन्नता क्यों पाई जाती है, तापमान में भिन्नता क्यों पाई जाती है? तो देखें गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय इलाका है। वहां पर रेत ही रेत पाई जाती है और रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है सूर्य की रोशनी में। तो गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहां तक? गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान कहां तक पहुंच जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जी हां, जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उसी समय है ना, गर्मी का समय है, गर्मी का मौसम है, सभी जगह गर्मी का समय है, लेकिन राजस्थान में तापमान पहुंच गया 50 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान कहां तक पहुंच गया? 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठीक है, ये हो गई गर्मी की बात। फिर बात करें सर्दी की, तो सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान, एक जगह है जम्मू कश्मीर की, वहां पर सर्दियों में ठंड के दिनों में -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कहां -45 डिग्री सेल्सियस और कहां 22 डिग्री सेल्सियस है? अंतर की नहीं है? बिल्कुल है। तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही मौसम में, गर्मी के मौसम में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ भागों में 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उसी समय उसी मौसम में उन्हीं दिनों उन्हीं महीनों में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सर्दी के दिनों की हमने बात करी, सर्दी के दिनों का उदाहरण लिया तो जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 तक तापमान पहुंच चुका है और तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है। ऑलराइट, अब देखें केरल और अंडमान की बात करें तो केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। ठीक है, दिन का तापमान भी वहां एक सा रहता है और रात का भी एक सा रहता है, यहां पर समानता पाई जा रही है। फिर तटीय इलाकों की बात करें तो सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। जो इलाके, जो स्थल, जो शहर, जो जगह, जो क्षेत्र तटीय इलाकों पर स्थित होते हैं, कहां पर? तटीय इलाकों पर स्थित होते हैं, तो उनका तापमान कम होता है तथा देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। आंतरिक भागों की बात करें, ये हो गए आपके तटीय भाग, लेकिन जो आंतरिक भाग है देश का, यहां पर क्या होगा? देश के आंतरिक भाग में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि तटीय इलाकों में एक सी जलवायु रहेगी, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्म, लेकिन बीच के जो इलाके हैं, आंतरिक भाग जो हैं, गर्मी में ज्यादा गर्म होंगे और ठंड के दिनों में ज्यादा ठंडे होंगे। ऑलराइट, फिर देखें उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतया पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तर के मैदानी भाग की बात करें जो यहां से कुछ इस तरीके से जाता है, तो उत्तर के मैदानी भाग में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है पूर्व में, ठीक है, 400 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। और यहाँ पश्चिम की बात करें, राजस्थान गुजरात के कुछ क्षेत्रों की हम बात करें
तो कितनी हो जाती है, यहाँ पर ओनली 20 से 25 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, जबकि यहाँ पर कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। तो ये क्या है, क्षेत्रीय भिन्नता है कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पर बहुत ही कम बारिश हो रही है। ऑलराइट, फिर देखें, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक, कब से कब तक, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। वैसे हम बारिश के मौसम की बात करें तो बारिश किन महीनों में होती है, जून से सितंबर के महीनों में होती है, हमें यही पता है। लेकिन तमिलनाडु तट की हम बात करें तो तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है। तो बारिश में भी हमें देखो क्षेत्रीय भिन्नता दिखाई दी, ठीक है। यहाँ तो मौसम के अनुसार भिन्नता दिखाई दी, महीनों में भिन्नता दिखाई दी कि वैसे जून से सितंबर तक एज यूजुअल बारिश होती है, ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में महीने ही बदल गए भाई, अक्टूबर नवंबर में ज्यादा बारिश होती है। और उत्तरी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान में, पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, पश्चिमी मैदान में या पश्चिमी क्षेत्र में कम बारिश होती है। ऑलराइट, तो ये क्या देखा हमने कि अलग अलग क्षेत्र में मौसम और जलवायु की भिन्नता कैसे पाई जाती है, मौसम और जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता किस प्रकार से होती है। ऑलराइट, चलिए, हाँ जी, तो छठवां सवाल है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बतानी है। जब ठंड का मौसम आता है तो किस प्रकार की अवस्था होती है और शीत ऋतु की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता हमसे क्या कहती है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। यानी कि पहले पॉइंट में हमने क्या जाना, शीत ऋतु का समय जाना कि किन महीनों में शीत ऋतु होती है, कब से कब तक, मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक उत्तरी भारत में शीत ऋतु रहती है, ठीक। फिर उसके बाद उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी के महीने जो ऐसे होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। किसकी बात की गई, भारत के उत्तरी भाग की बात कही गई है कि उत्तरी भाग में नवंबर से शीत ऋतु प्रारंभ होती है और फरवरी तक चलती है, और दिसंबर और जनवरी के महीने सबसे ठंडे होते हैं। दो बातें हो गई। फिर टेम्परेचर की बात करें तो तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है, ठीक है भाई। देखते हैं किस प्रकार से घटता जाता है। ये रहा अपना दक्षिण भारत, यहां पर अपन ने जाना था समय। ऑलराइट, ये रहा अपना दक्षिण भारत और ऊपर की तरफ है उत्तर भारत। तो जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तापमान घटता जाता है, टेम्परेचर जो है घटता जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में उतनी ठंड नहीं होती है जितनी ठंड उत्तर भारत में होती है, ठीक है। तो तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। क्या बताया गया है कि पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। चेन्नई की बात हो रही है, यानी कि दक्षिणी छोर की बात हो रही है, ठीक है। और उत्तरी मैदान में यह तापमान कितना रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। उत्तरी मैदान की हम बात करें, यहां से यहां तक की बात करें तो ये तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ठीक है। जिस समय चेन्नई में तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसी समय उत्तर भारत में तापमान, उत्तरी मैदान में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तापमान में भिन्नता की एक ही समय में। अब देखें, शीत ऋतु में दिन गर्म होते हैं, ठंडी रातें होती हैं, ठीक। क्लियर हो गई बात। दिन में गुनगुनी धूप निकलती है, सुहानी सी धूप निकलती है। दिन रात के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म होता है और रातें बेहद ठंडी होती हैं। उसके बाद उत्तर में तुषारपात सामान्य है। उत्तर भारत की हम बात करें, शीत ऋतु में उत्तर भारत में तुषारपात की बात करें तो तुषार का गिरना, जब ओस की बूंदें जम जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तुषार। तो ठंड के दिनों में रात में उत्तर भारत में तुषार गिरना सामान्य बात है। और हिमालय के ऊपरी ढालों पर क्या होता है, हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमपात का मतलब बर्फ का गिरना, बर्फबारी कहा जाता है इसे, ठीक है। बर्फबारी हिमालय के ऊपरी ढलानों पर, ठीक। फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी, देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। चूंकि ये पवनें
कहां से कहां तक चलती हैं? स्थल से समुद्र तक की ओर चलती हैं। ठीक है, ये है आपका स्थल भाग और ये है आपका समुद्री भाग। तो जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो कहां से कहां चल रही हैं? ये चल रही हैं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, तथा इसीलिए देश के अधिकतर भाग में मौसम कैसा रहता है? शुष्क मौसम रहता है। ठीक, फिर इस मौसम में, शीत ऋतु के मौसम में आसमान साफ होता है, बादल नहीं छाए रहते, हवाएं नहीं चला करती हैं तेज आंधी धूल भरी। ठीक है, आसमान एकदम नीला नीला साफ दिखाई देता है। तापमान तथा आर्द्रता दोनों कम होती है। तापमान तो कम होता है, जब तापमान कम होगा तभी तो ठंड कम हो, मतलब ठंड ज्यादा होगी। ठीक है, तो तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती रहती हैं। ऑलराइट, फिर अगली बात कही गई है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। क्या बात बताई गई है? शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा कम होती है, शीतकाल में कभी कभी बारिश होती है, बहुत कम होती है, लेकिन जो बारिश होती है वो किसके लिए फायदेमंद होती है? रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और स्थानीय तौर पर इस वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट या मावट भी कहा जाता है। ये कौन सी वर्षा है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है कि शीत ऋतु में होने वाली बारिश या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट या मावट कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भाग की बात हमें बताई गई है। प्रायद्वीपीय भाग किससे घिरा हुआ है? समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसके पश्चिम में अरब सागर है। ठीक, और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में भाई हिंद महासागर है, जिसके चलते समुद्री प्रभाव के चलते चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण शीत ऋतु स्पष्ट रूप से नहीं होती, क्योंकि जो क्षेत्र समुद्र के आसपास होते हैं वहां की जलवायु एक सी होती है, सम जलवायु होती है। ना तो ज्यादा ठंड होती है और ना तो ज्यादा गर्मी होती है इन क्षेत्रों में। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो हमसे पूछा गया था शीत ऋतु की अवस्थाओं और विशेषताओं के बारे में। तो अवस्थाओं में हम वो सारी बातें बता देंगे कि कब शीत ऋतु प्रारंभ होती है, कब खत्म होती है, किन महीनों में ज्यादा ठंड होती है, फिर शीत ऋतु की विशेषताएं क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम बता देंगे। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 7वां सवाल है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। क्या बताया गया है? भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं क्या है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सभी कि भारत में बारिश के महीने कौन से होते हैं, किन महीनों में बारिश होती है, कब शुरू होती है और कब तक चलती है, कब खत्म होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं फटाफट से, जल्दी। बारिश कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, ये तो है आसान सवाल। अब दूसरा सवाल भी सुनो। दूसरा सवाल ये है, आपके लिए ही है। दूसरा सवाल ये है कि भारत में मानसून किन 2 शाखाओं से आता है? मानसून की उत्पत्ति भारत में किन 2 शाखाओं से होती है? ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा सा कठिन सवाल है, पहले सवाल के कंपैरिजन में कठिन है, लेकिन ये भी आसान सवाल है। तो जल्दी से इसका भी आंसर आप दे दें। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो देखें भाई, मानसून की विशेषताओं की चर्चा करें तो मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। क्या बात कही गई है? मानसून का समय कब से कब तक होता है? जून के आरंभ से लेकर, जब जून शुरू होता है तो जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिन तक बारिश होती है। ये मानसून का समय होता है और इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। जब मानसून शुरू होता है तो थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन समय के साथ इसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है और कई कई जगह काफी ज्यादा मात्रा में बारिश होने लगती है कि बाढ़ जैसी संभावना भी बन जाती है।
तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट या मानसून का फूटना कहा जाता है। क्योंकि पहले बारिश शुरू हुई और अचानक से पता ही नहीं चलता कि कब अचानक से एकदम तेज और लगातार बारिश कई दिनों तक चलेगी, जिससे बाढ़ आने की संभावना भी कुछ क्षेत्रों में हो जाती है। फिर देखें, सामान्यतया जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से भारत में प्रवेश करता है। ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ से जून के प्रथम सप्ताह में यानी कि 1 जून को यहाँ से मानसून जो है प्रवेश कर जाता है भारत में, और जो बाद में 2 भागों में बंट जाता है। तो कौन से 2 भाग हैं, कौन सी 2 शाखाएं हैं? वो जो 2 शाखाएं जो मानसून जिनसे मानसून शुरू होता है, ठीक है। तो एक है भाई, यहां पर है आपकी अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। ऑलराइट, क्लियर हो गई ये बात। तो सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और बाद में 2 भागों में बंट जाता है। एक है आपकी अरब सागर शाखा और एक है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात। तो हमने सबसे पहले जाना मानसून कब शुरू होता है, कब से कब तक होता है, ठीक है। फिर मानसून विस्फोट किसे कहते हैं, और कब और कहां से मानसून भारत में प्रवेश करता है, और कितनी शाखाओं में मानसून को बांटा गया है। चलिए अब देखें मानसूनी वर्षा के प्रभाव को जानते हैं। मानसूनी वर्षा के प्रभाव, तो देखें भारत में कृषि काफी हद तक पानी के लिए भारतीय मानसून पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? भारतीय मानसून पर। अगर मानसून अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है, तो कृषि की पैदावार अच्छी होती है। नहीं तो भाई साल भर पानी भी नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो आने वाली फसलों के लिए भी पानी नहीं रहेगा। एक तो उस फसल के लिए पानी नहीं रहेगा जिस मौसम में मानसून रहता है, और आने वाले समय के लिए, आने वाली फसलों के लिए तो और ही पानी नहीं रहेगा। तो कृषि किस पर डिपेंड करती है? खेती किस पर डिपेंड करती है? खेती जो है अपनी मानसून पर ही डिपेंड करती है। देर से कम या अत्यधिक बारिश फसलों पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर मानसून देर से आता है तो भी फसलों पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि फसलों की बुआई समय पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर मानसून कम होता है, बारिश कम होती है, तो भी प्रभाव डालेगा, और बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ आने की संभावना होती है, तो भी फसलों को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि जितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा में बारिश हो। ऑलराइट, देश भर में वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ स्थान सूखा प्रभावित रहते हैं। वर्षा का असमान वितरण, इस शब्द से क्या मतलब है? इस शब्द से मतलब है कि कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है तो कहीं पर बारिश कम हो रही है, ठीक है। कहीं पर इतनी ज्यादा हो रही है कि जितनी आवश्यकता नहीं है, और कहीं पर इतनी कम हो रही है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझें कि पूर्वी भारत की हम बात करें तो चेरापूंजी मौसिनराम में, जो कि मेघालय के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो मेघालय में स्थित हैं, वहां पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो रही है। जबकि हम राजस्थान की बात करें, पश्चिमी भारत की बात करें, तो राजस्थान में जो है मुश्किल से 20 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो वो क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? वर्षा का असमान वितरण, की कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है, ठीक है। फिर देखें, मानसून भारत को एक विविध जलवायु स्वरूप प्रदान करता है, जिस कारण महान क्षेत्रीय रूपों की उपस्थिति के बावजूद यह देश और लोगों के लिए एकता का परिचायक है। मानसून एक विविध जलवायु स्वरूप प्रदान करता है, और जिससे क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग, ठीक है, सब भारत बटा हुआ है। मतलब कैसे बटा हुआ है? भौगोलिक रूप से भारत अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो भौगोलिक रूप से अलग अलग बटे होने के कारण हर जगह की जलवायु अलग है, ठीक है। जलवायु अलग है तो कृषि अलग है, वनस्पति अलग है, सारी चीजें अलग अलग है। हर जगह अलग अलग नदियां बहती हैं। कोई क्षेत्र पर्वतीय भाग है तो कोई मैदानी भाग है, कोई पठारी भाग है, कोई तटीय भाग है, कोई मरुस्थलीय भाग है, तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। तो इस तरीके से भारत में भौगोलिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन
इतनी सारी भौगोलिक भिन्नताओं के पाए जाने के बावजूद भी मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखता है, एकता में बांधे रखता है। क्योंकि जैसे ही हमारी फसल आती है और फसलों के आते ही विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें दिवाली के समय ही मनाई जाती है। होली भी, दिवाली जो है जैसे ही खरीफ की फसल कटती है तब मनाई जाती है। रबी की फसल कटने का जब समय होता है उसके थोड़े से पहले होली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये त्योहार क्या है? ये त्योहार हमारे देश की एकता का परिचायक है। और जहां जहां जो फसल होती है, मानसून के परिणाम स्वरूप ही फसल उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी फसलें एक जगह होती ही हो, कि राजस्थान में मरुस्थलीय भाग में सारी फसलें पाई जाती हो, प्रायद्वीपीय भारत में सारी फसलें होती हो, या उत्तरी मैदान में सारी फसलें होती हो। अलग अलग क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। और जिस क्षेत्र में जिस चीज की जिस प्रकार से जरूरत होती है वो चीज पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर आपको एक यूनिटी नजर आ रही है, एक एकता नजर आ रही है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो फसल के लिए जो है, जिस फसल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता हो वो फसल दूसरे क्षेत्र में उगाई जा सके, ऐसा नहीं होगा। और जो क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र में उगाई जा सकती वो हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में ना उगाई जा सके। तो ये क्या है? मानसून का जो वितरण है, जो अलग अलग जगह अलग अलग रूप में है, वो क्या कर रहा है? वो फसलों में भी विविधता प्रदान कर रहा है और अलग अलग फसलों के उगने के लिए एक अलग जलवायु भी प्रदान कर रहा है, एक अलग परिस्थिति प्रदान कर रहा है, एक अलग भौगोलिक परिस्थिति प्रदान कर रहा है, जिसके कारण उन फसलों का उत्पादन संभव है। क्लियर? तो ये समझ में आया कि मानसून हमारे देश को एक सूत्र में बांधे रखने का काम कैसे करता है, या मानसून एकता का परिचायक किस तरीके से है। ऑलराइट, तो ये हो गए आज के अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज अपन ने कई सारे क्वेश्चंस करे हैं एनसीईआरटी के। इसके पहले इस चैप्टर को, आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर को हमने कई सारे पार्ट्स में पढ़ा है। आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी खत्म हो गए हैं और अगले वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 MCQ मिलने वाले हैं। तो वही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में। अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑलराइट, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। हमारे पास आपके लिए कई सारे स्पेशल कोर्सेज, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इतनी सारी चीजें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।